छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुनकर के आए हैं भोजराज नाग, जिन्हें कई मीडिया की सुर्खियों में एक तांत्रिक की भी संज्ञा दी गई है, जो कि अब संसद में अपनी आवाज बुलंद करेगा। हालांकि खुद भोजराज नाग की राय इससे अलहदा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं कांकेर लोकसभा से सांसद बीजेपी के नवनिर्वाचित भोजराज नाग जी। बहुत शुक्रिया आपका वीपी न्यूज से बात करने के लिए। भोजराज नाग जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको एक तांत्रिक की भूमिका के तौर पर देखा जाता है, इससे कितना सहमत हैं? देखिए, मैं तांत्रिक नहीं हूं, मैं बैगा हूं, पुजारी हूं। क्या फर्क है? आदिवासी समाज में, हमारे जनजातियों में एक परंपरा है, एक आस्था है। पुजारी बैगा का काम होता है देवी देवता को पूजा करना, प्रकृति का पूजा करना, धरती माटी का पूजा करना। वही काम मैं करता हूं। एक बैगा जो है वो अब अपनी आवाज संसद में उठाएगा, उसको संसद में जाने का अधिकार कांकेर की जनता ने दिया है। कैसे उठाएगा वो संसद में कांकेर की जनता की आवाज? बैगा का काम ही होता है नकारात्मक शक्तियों को दूर करना और सकारात्मक शक्ति को स्थापित करना। और मैं वही काम कर रहा हूं, चाहे वो पुजारी बैगा के रूप में हो, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो। मैं कांकेर जो लोकसभा है, वहाँ की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, हमारे क्षेत्र में विकास हो, ऐसा प्रयास करूंगा। क्या आपको अच्छा, ये तांत्रिक की जो संज्ञा दी जाती है आपको इसलिए भी दी जाती है क्योंकि कई जगहों पर आया कि आपने भूत प्रेत उतारने की भी बात कही, कुछ बयानों में भी आपने जो विरोधी पार्टी है उसकी प्रत्याशियों के भूत उतारने की बात कही, इसी के बाद इसको आपको संज्ञा दी गई? नहीं, देखिए, आप तांत्रिक और बैगा में अंतर समझिए। बैगा पुजारी में हमारी आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा में जो देवी देवता को पूजा करने वाला है, धरती माटी का पूजा, प्रकृति का पूजा करना है वाला है, उसको बैगा पुजारी करते हैं। और जो तंत्र मंत्र का ज्ञान रखता है वो तांत्रिक होता है। और रही भूत उतारने वाली बात, भूत उतारना यानी नकारात्मक शक्ति को हटाना और सकारात्मक शक्ति को स्थापित करना, यानी गलत लोगों को रोकना। और रोकने का काम कौन करता है? बैगा पुजारी करता है। तो कैसे आप क्या कुछ आपने सोचा है? आपने बड़ा धुआंधार प्रचार रहा आपका इस बार, पहली बार आप संसद में जाने वाले हैं, सांसद बन गए हैं। क्या अलग करने वाले हैं इस बार और कैसे आवाज उठाने वाले हैं उन सुदूर इलाके के लोगों की जिन्होंने बड़ी उम्मीद से आपको अपना मतदान दिया? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है बस्तर कांकेर लोकसभा क्षेत्र, ये दूरस्थ अंचलों में बसा हुआ क्षेत्र है। वहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। और हमारी जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजना, गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान, ऐसे हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजना चला रही है, गरीब कल्याण की योजना चला रही है। और हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि ये जन कल्याणकारी योजना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, प्रत्येक गांव में विकास हो। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आपका जो इलाका है, चाहे कांकेर या बस्तर की हम बात कर लें, तो धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कन्वर्जन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके खिलाफ आपने भी कई सालों तक काम किया, विरोध, कई सारे धरना प्रदर्शन में भी पार्टिसिपेट किया। अब जब सांसद बन गए हैं तो अब ये मुद्दा किस तरीके से आप उठाएंगे? निश्चित रूप से हमारा बस्तर और कांकेर ही नहीं, पूरे भारत देश के जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ ये मिशनरी के लोग कन्वर्जन का, धर्मांतरण का काम करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य के का प्रलोभन दे करके, लालच दे करके इस प्रकार के काम करते हैं। इसको कानून से, संविधान से ही रोका जा सकता है। जब कानून बना, संविधान बना, उस समय अनुच्छेद 341 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान रखा कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने रीति रिवाज, परंपरा को नहीं मानता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यही 342 में करना है। ये जनजातियों के लिए उस समय नहीं हो पाया, दुर्भाग्य से। इसके लिए हमारे कार्तिक उरांव जी ने काफी प्रयास किया। 1970 से लेकर के 20-25 साल तक उन्होंने प्रयास किया। और हम वही प्रयास करेंगे कि संविधान में संशोधन हो
और अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी ऐसा प्रावधान हो कि जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, हमारे देवी देवता को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप सरपंच थे, फिर उसके बाद जनपद सदस्य बने, उसके बाद विधायक बने। हालांकि उस उपचुनाव में आपको वॉक ओवर था क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन जो है वो कैंसिल हो गया था, लेकिन पहली बार आपने जो है वो यहाँ पर जीत दर्ज करी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जीत का अंतर 1881 वोट ही था। बड़ा कम, बड़ा थिन मार्जिन था आपका। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या वो कमी रह गई कांग्रेस के प्रत्याशी में जो थोड़े ही अंतर से लेकिन जीत गए आप? नहीं, देखिए, अंतर कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे जो क्षेत्र है, खास करके कांकेर का क्षेत्र, बस्तर का क्षेत्र, और कांकेर का क्षेत्र को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सभी प्रकार के गतिविधियों का एक केंद्र है। और वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जान को हथेली में लेकर के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। मैं उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला संगठन, सभी लोगों ने काफ़ी पसीना बहा करके काफ़ी मेहनत किया और इस मेहनत का परिणाम ही है। और वैसे जो भी लड़ाई होती है उसमें संघर्षपूर्ण जो लड़ाई होती है उसमें जीत करके आने में ज़्यादा आनंद आता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र की ये बड़ी एक मनमोहक और खूबसूरत तस्वीर है कि आप जैसे एक आम कार्यकर्ता को, बैगा अपने आप को आप बता रहे हैं, उसको भी एक सरपंच के बाद अब सीधे जो है वो संसद की में जाने का मौका मिल रहा है। तो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की कि इतने दूर के इलाके में, देश के दूर के इलाके से अब आप जो है वो संसद में जाएंगे। निश्चित रूप से। वैसे मैं अपने आप को बैगा नहीं बता रहा हूँ, मैं बैगा हूँ, मैं पुजारी हूँ। हमारे आदिवासी समाज में इस प्रकार के सैकड़ों लोग बैगा पुजारी का काम करते हैं, है नहीं। नरेंद्र मोदी 3.0, तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। एक इतिहास है, पंडित नेहरू के बाद वही इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये इस कार्यकाल में क्या अलग होने वाले हैं आपके? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भारत देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में हमारा लोकसभा में चुन करके आना, देश एक नई दिशा लेकर के, नई ऊर्जा लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आखिरी सवाल है मेरा कि जिस इलाके से आप आते हैं वहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं का बहुत सारा अभाव है। हालांकि बीजेपी वहां पर लगातार काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनका पहुंचना आपके इलाके तक जो है बड़ा दुर्गम रहा है। तो आपकी तरफ से वो कौन कौन सी ऐसी मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर आप सबसे पहले काम करेंगे और वो सुविधाएं अपने क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे? वास्तव में हमारा जो बस्तर क्षेत्र है वो कठिनतम क्षेत्र है और कभी तक ये होता रहा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूर गांव तक, अंदर गांव तक जाते ही नहीं थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव में रहने वाला, जंगलों में रहने वाला बैगा पुजारी आदमी को प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी बनाने के बाद हम लोकसभा में चुन करके आए। क्योंकि मेरा स्वभाव है गांव गांव तक जाना, दूरस्थ अंचलों में जाना, पहाड़ों में बसे गांव में जाना, तो इसलिए वहाँ क्षेत्र का विकास होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर के? जब आपका नाम प्रत्याशी के तौर पर चुना गया था बीजेपी के, तो कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे इस चुनाव को, संसद में जाने का मौका? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत, विधायक जो भी चुनाव लड़ा हूँ, तो कोई भी चुनाव अभी तक तो हारा नहीं हूँ। और मैं चुनाव लड़ता हूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं लड़ता, मेरे साथ क्षेत्र के देवी देवता और वहाँ के हमारे पूर्वज और जितने भी ऐसे अच्छे काम करने वाले लोग हैं उन सब का आशीर्वाद भी रहता है। चुनाव आशीर्वादों के कवच से भी लड़ा जाता है। आपने महाभारत का युद्ध देखा तो नहीं है, लेकिन सुना होगा। रामायण में राम रावण का युद्ध सुना होगा। लड़ाई लड़ने से पहले
देवी देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। और इसी आशीर्वाद के दम पर और हमारे पार्टी के जाबाज सिपाही, सेना नायक, सेनापति, ऐसे लोगों के दम पर चुनाव लड़ा जाता है। और निश्चित रूप से जब सभी लोगों का आशीर्वाद रहता है, प्रभु का कृपा रहता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद रहता है, महादेव बूढ़ा देव का आशीर्वाद रहता है, तो उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। नक्सलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है आपके इलाके में, उससे कैसे निपटेंगे, क्या नया तरीका अपनाएंगे, क्योंकि इतने सालों तक प्रयासरत रहने के बाद भी नक्सलिज्म अभी तक खत्म नहीं हुआ है बस्तर क्षेत्र से, आप क्या अलग करेंगे? अभी हमारे सरकार आने के बाद लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान ढूंढ लेगी और बस्तर में शांति आएगा। बस्तर दुनिया का स्वर्ग है, फिर से बस्तर को हम स्वर्ग बनाएंगे, शांति स्थापित करेंगे छत्तीसगढ़ में। इसके बाद मैं ये इंटरव्यू खत्म कर दूंगा। बस एक आखिरी सवाल है आपका कि वो जो इलाका है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आप इस बार आए हैं, क्या आपकी तरफ से, आप चूंकि उस इलाके में बहुत काफ़ी टाइम तक सक्रिय रहे हैं, आपके हिसाब से वो कौन सा काम होना चाहिए या कौन सा अलग काम आप करेंगे जो अब तक की सरकारों ने या अब तक के प्रतिनिधियों ने नहीं किया? हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले, इस उद्देश्य को लेकर के चल रही है। और निश्चित रूप से हम यही प्रयास करेंगे कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। और ऐसा हम सब मिलकर के करेंगे। मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये सब होगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय में और भी अच्छा से काम दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार सिंह के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।